नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और इस वीडियो में भी हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है, आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बेसिक वो लगभग हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट से उठा के पूछे जाते हैं। कई बार ज़्यादा नहीं पूछे गए, किसी ईयर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को मैं एक जगह इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2-3 नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं एक साथ एक वीडियो में कंपाइल आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। देखिए, परम्यूटेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज कई बार नंबर सिस्टम में होता है। ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें अलग से आ जाएगा ये। ठीक है, हालांकि एसएससी या बहुत सारी एग्जाम जो हैं केवल यूपीएससी सीडीएस में भी नहीं आता है। यूपीएससी और आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है उनको छोड़ के लगभग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पूछा जाता है। हाँ, बैंक की जो एग्ज़ाम है पीओ क्लर्क वगैरह, उसमें प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है जिसका नंबर सिस्टम में कई बार यूज हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी n क्रमागत प्राकृत संख्याएं ले लीजिए। देखिए, प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स है ना, तो 1 2 3 4 जो पॉजिटिव इंटीजर है वो लेने हैं आपको ना। प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, उनका जो प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा फैक्टोरियल n से डिविजिबल होता है, यानी भाज्य होता है। उसमें हमेशा फैक्टोरियल n का भाग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी 3 संख्याएं ले रखी हैं क्रमागत मतलब कंजिक्यूटिव या लगातार। तो 17 18 19 लगातार 3 संख्याएं हमने ली है। तो आप इनको गिन लो कि कितनी लगातार संख्याएं 3 है, तो यहाँ n का मान 3 है। इसका मतलब ये हमेशा किससे डिवाइड रहेगा, ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड रहेगा। फैक्टोरियल 3 मतलब 6। ठीक है, 6। अब देखिए इसका कारण क्या है कि हमें पता है भाई 6 का मतलब ये हुआ, फैक्टोरियल 3 या 6 का मतलब ये हुआ 1 into 2 into 3। तो हमें पता है भाई हर संख्या जो होती है, कोई भी संख्या ले लो, वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो ये 1 से तो डिवाइड ही, ये 2 से भी होगा। 2 से कारण ये है कि कोई भी 2 लगातार संख्याएं ले लो आप, उनमें से एक संख्या 2 से 100% डिवाइड हो जाती है, इसलिए उनका गुणनफल 2 से डिवाइड होना ही होना है। अब कोई भी संख्या ले लो, एक संख्या सम संख्या आएगी। अगर लगातार 2 संख्याएं लेंगे तो उनमें से एक सम आएगी, एक विषम आएगी। तो सम संख्या में 2 का भाग लगना ही है, इसका मतलब गुणनफल में 2 का भाग लगेगा। ठीक है, अगर आप 3 संख्याएं लोगे तो 3 का भी भाग लगेगा। कारण क्योंकि हर 3 संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होती है, लगातार 3 संख्याओं में से एक संख्या ऐसी जरूर होती है जिसके अंदर 3 का भाग पूरा लगता है। ठीक है, क्योंकि हर तीसरी संख्या 3 से भाज्य होती है। अगर आप 4 लेंगे तो हर चौथी संख्या 4 से भाज्य होती है, इसलिए चारों में से एक संख्या ऐसी होगी जिसमें 4 का भाग लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप कितनी भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, उतने के फैक्टोरियल का भाग उसमें हमेशा पूरा लगेगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें ये देखना है कि भाई n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और हमें वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग इस तरह की संख्या में हमेशा पूरा लगेगा। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। देखिए n³ माइनस n में से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो n² माइनस 1 बचा, और n² माइनस 1 को हम n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्मूले से। अब देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं n माइनस 1 n और n प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे अरेंज कर लें इस संख्या को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां से आप देखिए कि ये संख्या n जो है ये इससे ठीक एक कम है, ये इससे ठीक एक ज्यादा है। इसका मतलब ये 3 लगातार संख्याएं हो गई। एक कम का मतलब ये इससे पीछे वाली संख्या है और ये इससे आगे वाली प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये 3 लगातार संख्याएं होंगी। तो ये 3 लगातार संख्याएं हमेशा फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होंगी। 3 संख्या है ना, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होंगी। इसका मतलब कितने से हमेशा डिवाइड रहेंगी, 6 से। ठीक है, तो 6 से ये हमेशा डिवाइड होंगी।
अब 6 से बड़ी संख्या नहीं होगी जिससे ये डिवाइड हो, मतलब सबसे बड़ी संख्या 6 होगी जिससे हमेशा डिवाइड होंगी। हाँ 6 से छोटी हो सकती है, जैसे यहाँ 3 है, 3 से भी डिवाइड है, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें तो सबसे बड़ी पूछी है ना, ठीक है। तो अपना आंसर जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लो कि आप इस संख्या में भाग देंगे तो 6 का भाग पूरा लग रहा है, तो 6 का लग रहा है तो 1 2 3 का भी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो इसके फैक्टर है, ठीक है। तो ये संख्या 1 से तो डिवाइड होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 6 से भी होगी, है ना। अब 6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इस रूप की सारी संख्याएं भाज्य होंगी, ठीक है। अगर आप कहें कि भाई 12 से क्यों नहीं डिवाइड है, तो 12 क्या है कि 12 से जब आप ये जो संख्या है ना, यहाँ n प्राकृत संख्या है, आप रख के इसको चेक कर लीजिए, रख के चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 12 आंसर क्यों नहीं है, 6 ही क्यों है और 6 से छोटे वाले क्यों नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ इसको करने का। दूसरा तरीका अपने पास में ये हो सकता है कि हम n की जगह प्राकृत संख्याएं रखना स्टार्ट करें और रख के चेक करें, तो अपने को पता लग जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए मैं आपको रख के दिखाता हूं, दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या रहेगा, आप n की जगह प्राकृत संख्याएं रखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि n प्राकृत संख्या है तो सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 होती है, तो आप n की जगह 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 1 यानी क्या आएगा 0, ठीक है, 0 आएगा। इस संख्या का एक रूप 0 हो सकता है n बराबर 1 पे। दूसरा रूप क्या होगा, देखो n बराबर 2 पे क्या बनेगी ये, तो 2 का क्यूब माइनस 2 यानी क्या बनेगा 6। n बराबर 3 पे क्या बनेगा, तो 2 की पावर 3 का क्यूब माइनस 3 यानी 24। n बराबर 4 पे क्या बनेगा, तो n बराबर 4 पे होगा 4 का क्यूब माइनस 4 यानी 60, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये इस तरीके से बन सकती है आगे, और 5 6 रख के ऐसे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सभी संख्याओं में भाग लगने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी पॉसिबल है, ये अपना क्वेश्चन है। इन सभी संख्याओं में भाग लगने वाली सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी, तो आप देखिए तो 3 का भाग सब में लग रहा है, ठीक है, ठीक है, सब में 3 का भाग लग रहा है। 4 का अगर देखें तो 4 का भाग 6 में नहीं लग रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये कट जाएगा। अगर आप 5 का भाग दें तो 5 का भाग सब में नहीं लग रहा है, 6 में 24 में नहीं लग रहा है, तो 5 भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 का भी सब में लग रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी पॉसिबल है जिससे कि इन सब में भाग लग जाए, तो 3 पॉसिबल था, लेकिन 3 से बड़ा तो 6 भी आ गया ना, तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इन सब में लगेगा, 0 में तो लगेगा ही लगेगा, 6 में भी लगेगा, 24 में भी लगेगा, 60 में भी लगेगा। इसका मतलब 6 जो है वो आपका सबसे बड़ा नंबर है जिसका भाग इस तरह की सभी संख्याओं में पूरा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोई संख्या n क्यूब माइनस n इंटू एन माइनस 2, यह कोई संख्या है n ग्रेटर देन 2, कोई प्राकृत संख्या है जिसका मान n कोई प्राकृत संख्या है जिसका मान 2 से बड़ा है। तो इस तरह की सारी संख्याएं जो है वो इनमें से किससे पूरी भाज्य होंगी। एक तरीका तो वही कि आप n की मिनिमम वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, है ना। n कहाँ से स्टार्ट होगा, तो n 3 से स्टार्ट होगा, देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा ना, तो n की जगह 3 रख दीजिए इसमें, तो क्या बनेगी संख्या 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2, तो ये कितना बन जाएगा 24 गुणा 1 यानी 24, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 24। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप वैल्यू रख दीजिए, n का मिनिमम मान रख दीजिए, जो भी संख्या का मान आएगा उससे आगे वाली सारी क्या होंगी, पूरी डिवाइड होंगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा जैसे फैक्टराइजेशन से हम करना चाहें, इसके फैक्टर करें तो n माइनस 1 n और n प्लस 1, ये अभी पीछे किया था हमने, और ये n माइनस 2 जो है ये एक और फैक्टर हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं, n माइनस 2 n माइनस 1 n और n प्लस 1, तो ये 4 लगातार संख्याएं हो गई, 4 लगातार संख्या हो गई ना। ये n है, ये इससे एक कम, ये इससे एक कम, और ये n से एक ज्यादा, इसका मतलब ये 4 कंटिन्यूस नंबर हो गए। तो ये किससे डिवाइड होंगे हमेशा, फैक्टोरियल 4 से, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितने से डिवाइड होंगे, हमेशा 24 से, तो 24। ये दो तरीके हैं, या तो आप n की मिनिमम वैल्यू रख दीजिए इसमें
जो संख्या बनेगी उसका भाग आगे आने वाली सभी संख्याओं में पूरा लगेगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप फैक्टर से कर लीजिए, इससे भी आपका आंसर पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन लिया हमने कि वह सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें जो n इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव के रूप वाली सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करता है और n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो n प्राकृत संख्या बोल दिया अगले ने, इसका मतलब n 1 से स्टार्ट होगा, तो आप n बराबर 1 रख दीजिए इसमें। अगर आप इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो 1 इंटू वन प्लस वन और 1 प्लस 5 हो जाएगा, यानी ये बनेगा 1 इंटू टू इंटू सिक्स, तो ऑलवेज किससे डिविजिबल हो जाएगा, 12 से। इस रूप की सभी संख्याएं जो हैं वो 12 से हमेशा भाज्य रहेंगी, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये 3 का हो गया, दूसरा आप इसको फैक्टर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 5। अब आप कहेंगे भाई इसके क्या फैक्टर करें, तो इसके फैक्टर आप ऐसे कर सकते हैं, देखो n इंटू एन प्लस वन, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस टू प्लस थ्री लिख सकते हैं। देखिए इसको और इसको, ये दोनों जो हैं इनको n प्लस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो n इंटू एन प्लस वन और n प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को 3 से अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अकेले 3 से, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू थ्री, यही बनेगा। आप बताइए ये 3 लगातार संख्याएं हैं, तो इनका गुणा हमेशा किससे डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 से। ये 2 लगातार संख्याएं हैं, तो इनका गुणा किससे डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 2 से। और चूंकि 3 इनका फैक्टर है ही, 3 गुणा में ही, तो 3 से भी ये डिवाइड होगा। क्या ये 6 हो गया, क्या ये 6 से डिवाइड है, ये भी कितने से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। इसका मतलब दोनों पार्ट 6 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या भी कितने से डिवाइड हो जाएगी, 6 से। ठीक है, पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें दोनों आंसर आ रहे हैं, एक में हमने जब वैल्यू रखी तो 12 आ रहा है, और जब हमने इसको फैक्टर से किया तो अपना आंसर 6 आ रहा है। अब 12 आंसर होगा या 6 होगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि भाई मेथड से करें तो आंसर करेक्ट आता है, इसका मतलब 6 इसका आंसर होगा। अब 12 क्यों नहीं हुआ, 12 इसका आंसर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए वैल्यू रखने में दिक्कत ये है कि अगर आप वैल्यू रखते हैं तो आंसर जो है वो कई बार इसका मल्टीपल आ जाता है, जैसे 6 का मल्टीपल 12, 18, इनमें से कोई सा आ जाता है। अब 12 से डिवाइड होगी तो 6 से होगी, संख्या डिवाइड हमेशा होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू वाला जो आपका मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है, वो थोड़ा सा आपको चेक करना थोड़ा आसान नहीं है। आपको एग्जाम में 3-4 वैल्यू रख के पुट करना पड़ेगा, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन जो है उनमें आप 3-4 रखेंगे तो उसका आंसर करेक्ट रहेगा, है ना, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर आपको अगर चेक करना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जहाँ पे आप फैक्टर जो है वो ब्रेक करके अलग अलग आप ले रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी वैल्यू वाले क्वेश्चंस में, है ना। वहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप अगर इसको करना चाहें, ठीक है, आप अगर इसको करना चाहें तो आपको कुछ और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो मैं मिटा रहा हूं इधर वाला, n बराबर 1 पे हमने 12 निकाल ही लिया। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 रखूं तो 2 पे देखो कितना बनेगा, ये 2 गुणा 3 6 और 6 गुणा 7 42। अगर मैं 2 रखता हूं तो ध्यान से देखिए, यह आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 2 42। ठीक है, आप बताइए, मैं कह रहा हूं कि इस रूप की सारी संख्याएं 12 से डिवाइड होंगी, तो आप कहेंगे भाई 42 में तो 12 का भाग लगता ही नहीं है, इसका मतलब 12 आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक और वैल्यू निकाल के देख लीजिए, n बराबर 3 रख लीजिए, n बराबर 3 रख लीजिए। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो 8 हो गया, 8 गुणा 4 32 और 32 गुणा 3 ये 96 आ जाएगा। ठीक है, एक और रख लीजिए, 4 ले लेता हूँ, एक और रख लेता हूँ, 4 रखेंगे तो ये 9 आ गया, ये 9 गुणा 5 45, 45 गुणा 4 180। ठीक है, तो आप देखिए कि जनरली आपको क्या है, अभाज्य संख्याओं पर पता लग जाता है। जैसे मैंने 2 रखा, 3 रखा, ठीक है, आपको जनरली पता लग जाता है। नहीं पता लगता है, ठीक है, एक बार में आपको श्योर नहीं है तो आप 3-4 वैल्यू निकाल के देखिए ना, n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, ऐसे रख के देखें
और इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन सब में 6 का भाग लग सकता है, 12 का तो नहीं लग रहा है। 12 का उसमें लग रहा है, इनमें भी लग रहा है, लेकिन इसके अंदर 12 का भाग नहीं लग रहा है, इसमें केवल 6 का ही लग रहा है। इसका मतलब 12 करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आपका 6। तो वैल्यू पुटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है ना। वैल्यू पुटिंग जब आप करोगे तो अगर थोड़ा सा आसान फैक्टर है तो इजीली हो जाएगा। कंटिन्यूस फैक्टर डायरेक्ट में गुणा किए तो इजीली आप सॉल्व करके बता देंगे, लेकिन अगर आसान फैक्टर नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वैल्यू पुटिंग में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैल्यू पुट अगर कर रहे हैं आप एग्जाम में तो आपको 3-4 वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। ऐसे आप एक वैल्यू से करेंगे तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। देखिए ये एक क्वेश्चन है अपना, ये कैट 2001 में आया था, कैट के पेपर में आया था। क्वेश्चन है कि यदि b कोई धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है और a बराबर b स्क्वायर माइनस b है, तो b की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी लें तो a स्क्वायर माइनस a इनमें से किससे भाज्य रहेगा। ये ऑप्शन आपके 15, 24, 20 या फिर तीनों से। ठीक है, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे है ना, देखिए b की मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, तो अगर आप b बराबर 4 रखेंगे, b बराबर 4 रखेंगे तो देखिए a बराबर क्या आएगा, यहाँ पे b की जगह 4 रख दें तो a बराबर क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी a बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 12। और आपको इसकी वैल्यू पता करनी है कि इसकी वैल्यू इनमें से किससे भाज्य, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। a स्क्वायर माइनस 2a बराबर क्या बनेगा, तो देखिए 12 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 12। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 120 आएगा, 120 आएगा। मतलब अगर हम वैल्यू पुटिंग से करें, मिनिमम वैल्यू b की रख के सोल्व करें तो इस संख्या की वैल्यू ये बन रही है। तो हम अगर अंदाजा लगाएं तो आगे आने वाली इस रूप की सभी संख्याओं में 120 का भाग पूरा लगना चाहिए। ठीक है, 120 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फिर हम ये सोचें कि भाई इसका फैक्टर कोई काम कर रहा होगा, तो देखिए 15 भी इसका फैक्टर है, 24 भी इसका फैक्टर है, 20 का फैक्टर 20 का फैक्टर है, तो 120 से डिवाइड है तो तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन डी जो है वो अपना क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, आप इसको पूरे मेथड से करेंगे तो आंसर कुछ और आ रहा है। देखिए ये a की वैल्यू अगर मैं यहां रख देता हूं है ना, मुझे इस संख्या की तो देखना है ना, तो इसके अंदर मैं a की जगह b स्क्वायर माइनस b रख देता हूं। ठीक है, चलिए पहले मैं a कॉमन ले लेता हूं, a माइनस 2 बना, a की जगह b स्क्वायर माइनस b रख दिया, b स्क्वायर माइनस b माइनस 2 ऐसे रख लिया। ठीक है, यहां से b कॉमन आ जाएगा तो b इंटू बी माइनस 1 बचा। अच्छा, इसके दो फैक्टर करेंगे तो यह आएगा b प्लस 1 और b माइनस 2, ये फैक्टर आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये इसके दो फैक्टर आएंगे आप फैक्टर करेंगे तो। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो b देखिए b माइनस 2 को सबसे पहले लिख देता हूं मैं, ये सबसे छोटा होगा, फिर b माइनस 1 होगा, फिर b होगा और फिर b प्लस 1। तो यहां से अगर हम देखें तो ये संख्या जो है ये एक्चुअल में 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल है, 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे कि 4 संख्याओं का गुणनफल है तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होना चाहिए, कहने का मतलब 24 से। तो इसके हिसाब से 24 इसका आंसर होना चाहिए। अब फिर से कंफ्यूजन। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करें तो 120 बन रहा है, मतलब ऑप्शन डी हो रहा है। अगर हम इसको मेथड से करें तो 24 आ रहा है। तो हमने देखा कि इसमें 2 आंसर करेक्ट आ रहे हैं। अब 2 आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो डी ऑप्शन लें या बी ऑप्शन लें, तो देखिए वैल्यू वाला हमेशा नेग्लेक्ट करें, वैल्यू वाला आंसर हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि वैल्यू में कई बार हमें मल्टीपल मिल जाता है संख्या का, संख्या खुद मिलने की बजाय उसका मल्टीपल मिल जाता है। तो आप जो मेथड से हमने लिया, मतलब 4 संख्याओं का गुणा आया था तो 24 आया था ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 24 ही होगा, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन जो है उसमें मिस्टेक हो सकती है आपसे अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते हैं, तो इसलिए आपको मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप संख्याओं को लगातार संख्याओं के गुणा के रूप में ब्रेक करें। ठीक है, फिर जितनी संख्याएं गुणा हो रही है उतने का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा एकदम से। ठीक है, अगर आप वैल्यू से करेंगे ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है वो है कि किसी भी नंबर का फॉर्मेशन, आपको डिजिट दी हुई होंगी, ठीक है, कि ये डिजिट लेकर आपको इतने अंकों का एक नंबर बनाना है, तो कितने नंबर आप कुल बना सकते हैं, वो आता है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना। जैसे 2017 के मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि 100 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या है, ये 2017 मेंस में आया था। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, 100 अंकों की संख्याएं लेनी है हमें। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई हमें 100 अंक लेने हैं, तो मैं यहां, मेरे पास में यहाँ पे टोटल 100 प्लेस है। इस तरह से मेरे पास में टोटल 100 प्लेस है। इन 100 प्लेस में मुझे डिजिट रखनी है। अब देखिए 100 अंकों की संख्या है, तो आप बताइए कि हर डिजिट को आप यूज कर सकते हैं। अगले ने ये बोला नहीं है कि आपको रिपीट करनी है डिजिट, नहीं करनी है। अगर बोला नहीं है तो आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिपीट करते हुए अंकों को बना सकते हैं, मतलब सेम डिजिट भी आप रख सकते हैं हर जगह। अब अपने पास में जो डिजिट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0 से 9 तक। मतलब अपने पास 10 ऑप्शन है, 10 में से 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट, इन 10 में से कोई भी डिजिट मैं यहाँ इकाई के अंक में भी रख सकता हूँ, ढाई के अंक पे भी रख सकता हूँ। इस तरीके से इन 100 जगह पे कहीं पे भी मैं 10 में से कोई सी भी डिजिट प्लेस कर सकता हूँ। तो आपको ये देखना है कि किस स्थान पे कितनी डिजिट रखी जा सकती है। हमें पता है अभी इकाई के अंक की जगह कोई भी डिजिट रख दो संख्या में, संख्या तो बनेगी कुछ ना कुछ। तो 10 में से कोई भी रख सकता हूँ मैं, मतलब मैं 10 की 10 डिजिट जो है वो रख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगले में भी 10 डिजिट पूरी रख सकते हैं, ऐसे इसमें भी 10 रख सकते हैं, इसमें भी 10 रख सकते हैं, इसमें भी 10 रख सकते हैं, और इसमें भी 10 रख सकते हैं। जो पहला स्थान होता है, जो सबसे लेफ्ट साइड वाला होता है, वहां पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो फिर ये संख्या जो है इसमें से एक अंक कम हो गया, ये 100 अंकों की नहीं रहेगी, ये 99 अंकों की हो जाएगी ना। 99 अंकों की नहीं पूछी, 100 अंकों की। तो यहाँ 0 के अलावा बाकी कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो 0 को छोड़कर बाकी डिजिट बची कितनी, 9। तो यहाँ पे जो डिजिट हम रख सकते हैं वो 9 है। टोटल 9 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी, तो आप इन जितने भी आपके पास नंबर ऑफ वेज हैं डिजिट रखने के, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल कहाँ से आता है, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम पूछेंगे कि आप किस तरह से नंबर ऑफ वेज जो है वो लेकर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं ना। ठीक है, तो फिलहाल आप ध्यान रखिए जितने भी नंबर ऑफ वेज आपके पास उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 इंटू 10 10 10 10 10 कितनी बार आएगा, 2 डिजिट है तो एक जगह तो 9 आ ही गया, बाकी सब जगह 10 है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 99 बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब 9 इंटू 10 की पावर 99, इतनी संख्याएं हम 100 अंकों की बना सकते हैं टोटल। ठीक है, तो ये आपका परम्यूटेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसको नंबर सिस्टम में यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2017 मेंस में पूछा गया था। 3 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं जिनके तीनों अंक क्या है, विषम है। ठीक है, अब देखिए 3 अंकों की संख्याएं बनानी है हमें, और उनके तीनों अंक क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो हम 3 प्लेस लेंगे, ये 3 डिजिट है मान लो। ठीक है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विषम संख्या अगर हमें बनानी है, तो विषम डिजिट लेनी है तीनों जगह पे। तो विषम डिजिट क्या क्या ले सकते हैं, 1 3 5 7 और 9, मतलब इनमें से ही 500 में से लेनी पड़ेगी। तो इस जगह पे भी हम कितनी डिजिट रख सकते हैं, 500 डिजिट में से कोई भी रख सकते हैं। तो कितनी चॉइस है अपने पास, 5 चॉइस है यहाँ पे रखने के लिए। यहाँ पे भी कितनी चॉइस है, 5, और यहाँ भी कितनी है, 5। 0 तो है ही नहीं ना, तो सोचना ही नहीं है। 0 होता तो ये 2 डिजिट में होता, लेकिन 0 तो इनमें आएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ भी 5 रख सकते हैं। और इन तीनों चॉइस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ वेज या टोटल जो नंबर हम बना सकते हैं वो कितने हैं, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि अंक 2 3 5 7 और 8 और 9 में 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, कुल कितनी सम संख्याएं, यहाँ पे मैं सम लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए। कुल कितनी सम संख्याएं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है। तो 4 प्लेसेस रहेंगे आपके पास, 4 स्थान है। इन चारों स्थान में से आप पहले ये देखेंगे कि आपको सम संख्या बनानी है,
तो इस जगह पे आप क्या क्या रख सकते हैं, इस जगह पे आपको कोई सम अंक रखना पड़ेगा ताकि संख्या सम बने। ठीक है, तो आप रख सकते हैं 2, 8, इन दोनों में से कोई सा भी एक रख सकते हैं, बाकी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बाकी रखेंगे तो संख्या विषम बन जाएगी। तो यहां रखने के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है आपके पास, कि आप इन दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं, 2 चॉइस है। ठीक है, बाकी तीनों जगह पे आप इनमें से कोई सा भी रखें, संख्या जो है वो सम ही रहेगी, है ना। तो बाकी जगह देखिए कितनी डिजिट है, 6 है क्या, यहाँ भी 6 रख सकते हैं, यहाँ भी 6 में से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ भी इन 6 में से कोई भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 इंटू 2 यानी 432। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 432 संख्याएं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का प्रयोग करके 4 अंकों की 3000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, देखिए 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो आप 4 स्थान ले लीजिए। सबसे पहले 4 स्थान लेंगे, ये 4 डिजिट रखेंगे यहाँ पे, है ना। अब इसमें कंडीशन ये है कि संख्या जो है वो 3000 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 3000 से बड़ी है तो यहां पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है। हम यहाँ पे 4 चॉइस रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ चॉइसेस हो गई 4, यहाँ पे 4 रख सकते हैं। बाकी डिजिट यहाँ पे चाहे कुछ भी आए, संख्या अब जो है वो 3000 से बड़ी रहेंगी। कितनी डिजिट है, 6 है क्या, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 216 इंटू 4, ठीक है, तो 864 आ गया। अब इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि संख्या 3000 बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि 3000 से बड़ी पूछी है ना, तो 3001 से स्टार्ट होंगी, है ना। 3000 खुद नहीं होना चाहिए। क्या 3000 आएगा क्या यहाँ 864 में, खुद 3000 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 3000 बनाने के लिए यहाँ तो 3 है लेकिन इन 3 जगह 0 चाहिए ना, जबकि 0 चॉइस में ही नहीं है। 0 चॉइस में नहीं है, इसका मतलब वो 1 नहीं हटेगा इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिया हमने कि अंक 0, 2, 3, 5, 7 तथा 9 का प्रयोग करके 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनके सभी अंक क्या है, भिन्न हो, यानी सेम अंक नहीं होने चाहिए, कोई भी 2 अंक सेम नहीं होने चाहिए, 5 अंक अलग अलग होने चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखिए 5 डिजिट लेना है हमें, तो 5 डिजिट ले लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे 0 अलाउ नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 अलाउ नहीं है और इसमें 0 है चॉइस में, है ना, तो हम 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पास में 0 नहीं रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 नहीं रखिए तो चॉइस बची कितनी, 5। इस जगह पे इन 5 में से कोई सा भी एक रख सकते हैं, इन 500 बची हुई डिजिट में से कोई भी एक यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए, जब इस प्लेस पे आएंगे तो 0 शामिल हो जाएगा। अब हम 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं तो 6 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, लेकिन उन 6 में से एक डिजिट तो हम यहाँ रख चुके होंगे ना पहले से। भाई अब डिजिट तो 6 अपने पास, चॉइस तो 6 पूरी रखने की, लेकिन 6 में से एक तो यहाँ प्लेस कर दिया। अगले ने कहा है कि डिजिट रिपीट नहीं करनी है क्योंकि भिन्न भिन्न लानी है सारे अंक। ठीक है, तो वो डिजिट यहाँ पे नहीं ला सकते। इसका मतलब 6 में से कितनी चॉइस बची, 5। यहाँ बाकी 5 रखेंगे, जो वहां रख दी वो यहाँ नहीं रखेंगे। यहाँ भी 0 शामिल है, लेकिन हम 2 डिजिट पहले से ही प्लेस कर चुके हैं तो वो यहाँ नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास चॉइस बची 4। फिर 3 डिजिट हम ऑलरेडी रख चुके हैं तो वो 3 नहीं ले सकते 6 में से, बाकी 3 में से कोई भी रख सकते हैं, और यहाँ पे बाकी 2 में से कोई भी रख सकते हैं। इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 600। 600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है जिनका जो 100 डिजिट है, जो सैकड़े का अंक है वो 6 है और वो 5 से भाज्य भी हैं। ये अपने पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 4 अंक लेंगे या 4 प्लेस लेंगे पहले। ठीक है, इस तरीके से 4 प्लेस लिए हमने। अब पहला तो ये है कि देखिए सैकड़े का अंक, ये इकाई, दहाई, ये 100 का अंक होगा, 100 डिजिट होगी। 100 डिजिट में हमें 6 रखना है, यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे अगर 6 ही आएगा तो एक ही अंक की चॉइस है ना, कि 6 ही रखना है तो एक ही चॉइस है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ चॉइसेस है वो 1 है।
एक ही चॉइस है, एक ही डिजिट हम यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, संख्या 5 से भाज्य है, तो 5 से भाजकता का ये नियम ये कहता है कि लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होगी या क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 2 है। अब अगले ने ये तो कहा ही नहीं है ना कि आप रिपीटिशन नहीं कर सकते, ठीक है, आप रिपीटिशन कर सकते हैं, अगले ने बोला नहीं है। अगर बोले ना कि रिपीट नहीं करना है तभी रुकना आपको, अगर बोले कि रिपीट कर सकते हैं तो आप सॉरी कुछ भी ना बोले तो आप रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ रिपीट कर सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं बोला हुआ है। तो आप देखिए कि इस जगह पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रखा जा सकता है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल चॉइसेस कितनी है, 10। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे लेफ्ट का डिजिट है, तो यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी 9 अंकों में से कुछ भी रखा जा सकता है, तो यहाँ पे 9 चॉइस है। तो 9 × 1 × 10 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 180। तो टोटल 180 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे एग्जाम में, कई बार मिल जाते हैं। हालांकि ये टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे अलग से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम अलग से पूरा तैयार करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर किसी एग्जाम में आपको नंबर सिस्टम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका बाकी पार्ट जो है वो हम करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा इसका बाकी पार्ट। फिलहाल हम इसके केवल नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। बाकी ये काफी लंबा सारा टॉपिक है तो इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक। तो कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 700 पेज की एक किताब है, आपको उसके पेज नंबर लिखने हैं ना, सभी पेज पे नंबर लिखने हैं। तो 1 2 3 आप वहां तक लिखेंगे 700 तक। तो आपने कुल कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 700 है तो छोटा तो पूछेगा नहीं, 10 तक 20 तक ऐसे तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक या 99 तक ले लेते हैं, 99 तक प्रत्येक अंक जो होता है, प्रत्येक अंक वो 20 बार रिपीट आता है, 20 बार आता है, ठीक है। जैसे 1 की बात करें तो 1 11 21, ठीक है, अप टू 91, 10 बार तो ये हो गया। उसके बाद 10 से लेके 20 तक, 11 को छोड़ दिया हमने, 11 हमने पहले काउंट कर लिया 11 को, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ कैसे, जैसे 1 की बात करें तो 1 11 21 31 अप टू 91, इनमें सब में एक एक बार आएगा, ठीक है। इस तरफ एक एक बार आया तो 10 बार आ गया टोटल, ठीक है। 1 जो है वो 10 बार आ गया। अब अगर हम बात करें कि बाई साइड यानी दाई के अंक पे 1 कब कब आएगा, तो देखिए 10 में आएगा, 11 में आएगा, 12 में आएगा, 13 में आएगा, कहाँ तक आएगा, 19 तक। तो ये 1 तो हमने पहले ले लिया उधर, तो ये कितनी बार आएगा, 10 बार ये आएगा। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। ऐसे हर अंक जो है वो कितनी बार आता है, 20 बार आता है। अब हम बात करें 1 से लेकर 700 तक की, ठीक है, क्योंकि हमें 700 तक का पूछा है। 1 से 700 तक कुल कितने अंक आएंगे, है ना, यहाँ पे हमें ये गिनना है कुल कितने अंक आएंगे। तो आप ये देखिए कि 1 से लेके 9 तक कितने अंक हुए, 9 ही संख्याएं होती है तो 9 ही अंक होंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 अंकों की संख्या पर आ जाते हैं, 2 अंकों की संख्या पर, तो 10 से लेके 99 तक, और 3 अंकों की संख्याएं जो होंगी वो 100 से लेकर 700 तक। अब देखिए 10 से 99 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों की, ठीक है। तो देखिए 9 तक, 99 में से 9 घटा दीजिए, कितनी संख्याएं बनेंगी, 90, ठीक है। 1 अंकों वाली घटा दीजिए, 700 में से 99 घटा दीजिए ना, 700 में से 99 घटा दीजिए, तो 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनी, तो ये 601 बनी, 601 बनी। ध्यान से देखेंगे 601, है ना। कुछ नहीं करना है, पहले 1 अंकों वाली कहाँ से कहाँ तक है, 2 वाली कहाँ से कहाँ तक है, 3, इसमें से ये घटाते जाइए, उतनी संख्याएं मिलती जाएंगी, है ना। अब देखो 9 अंकों की संख्या में तो एक एक अंक ही होगा, इसका मतलब 9 ही अंक होंगे। इनमें सब में 2 अंक होंगे तो 180 अंक होंगे, और इनमें सब में 3 अंक होंगे तो 1803 अंक होंगे, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, फिर ये भी 9 हो गया, और फिर ये, तो कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी हमें, 1992 बार हमें अंक लिखना पड़ेगा, 1992 अंकों का
प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अपना 100 से 250 तक अंक 2 जो है वो कितनी बार आएगा, ये आपको बताना। अंक 2 कितनी बार आएगा, तो बहुत आसान सा तरीका है। देखिए 100 से 250 तक, ठीक है, अंक 2 जो है वो कितनी बार आएगा उसमें, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 100 से लेकर या 101 से ले लो, 100 में तो 2 होगा नहीं, 101 से लेकर 199 तक, 100 से लेकर 199 तक सैकड़े के अंक में तो 2 आएगा नहीं, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 01 से लेकर 99 तक कितनी बार होता है, 20 बार, तो 20 बार तो इसमें होगा। अब अगर हम बात करें 200 से लेकर 250 तक, 200 से लेकर 250 तक 51 संख्याएं हो गई, ठीक है। 50 और 1 200 खुद हो गया तो 51 हो गई। तो 2 हर के लेफ्ट साइड में 2 आएगा, तो 51 तो यही हो गया 51 बार, तो प्लस, ठीक है। फिर 00 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक 2 जो है वो कितनी बार आएगा, तो 10 बार आएगा। आप गिन के देख लो, ठीक है। 2 जो है वो 10 बार आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10 बार ये हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा ना, 10 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 50 तक दिया आएगा, तो टोटल कितना हो गया 61, और 61 को और इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो टोटल कितनी बार आएगा 71 बार। तो इन संख्याओं में 2 जो है वो 71 बार आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि 1 से लेके 99 तक जो नंबर ऑफ डिजिट्स, किसी भी डिजिट की जो संख्या होती है वो 20 होती है, यानी 20 होती है, और 50 तक देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप काउंट करके बता सकते हैं। एक्स्ट्रा है तो कुछ जोड़ घटा के आप बता सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी एग्जाम में नंबर सिस्टम में इनके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि बैंक को छोड़ के बाकी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर आधारित हो। लेकिन कई जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने बताया आपको कि क्या कौन कौन से आए हुए हैं, मैंने करवाए भी है, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, कुछ बचे हुए क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे वो हमने कर लिए, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। अभी इसके बचे हुए 3 पार्ट जो है आगे वाले, उनको हम अलग से टॉपिक बनाकर या अलग पार्ट में उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बेसिक नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।